Hello students and friends, you are most welcome in my channel VK Education and Information। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के ऊपर है। CBSE ने ये सैम्पल पेपर तैयार किया था, जो इसका ये हिंदी वर्सन है, ये आपको मैं करा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यानी प्रश्न 1 है, इंटरवल ट्रेनिंग का उपयोग विकास के लिए किया जाता है। देखिए अलग अलग ऑथर ने अलग अलग बुक में अलग अलग राय दी है अपनी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें समंजस है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने अपनी बुक में गति के लिए लिखा है और किसने लिखा है एंडुरेंस यानी धीरज रखने के लिए। तो चलिए जो NCERT की बुक में इसका आंसर जो है वो है धीरज रखना, तो हम भी इसको धीरज रखना ही रख देते हैं C। ओके, नेक्स्ट इसका जो है या में थकान के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है। तो देखिए थकान के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं धीरज रखना। C इसका आंसर भी हो जाएगा C, धीरज रखना। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु का त्वरण बढ़ेगा क्योंकि इसके आधार पर शुद्ध बल बढ़ता है। तो देखिए जो त्वरण और फोर्स बल ये क्या होता है, ये होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करेगा, जो बल होगा वो बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो जब त्वरण आप निकालेंगे तो हो जाएगा बल बटे द्रव्यमान। तो ये किस पर निर्भर किया, द्रव्यमान पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B, द्रव्यमान। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 3, गति का निर्धारण करने वाला शारीरिक कारक हमको बताना है। देखिए जो गति का जो निर्धारण करता है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं: विस्फोटक ताकत, शरीर का वजन, मांसपेशियों की रचना, और D में दिया है A और C दोनों। तो भाई हमको विस्फोटक ताकत भी चाहिए, शरीर के वजन की ज़रूरत नहीं, मांसपेशियों की रचना, मांसपेशियां हमारी बलिष्ठ होंगी तो क्या होगा, गति ज़्यादा हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D, A और C। ठीक है, या में देखिए हड्डी हिप अव्यवस्था में सॉकेट से बाहर आती है। तो देखिए जब हिप मतलब कुल्ले को बोलते हैं, हड्डी जब कुल्ले से बाहर आ जाती है, जो डिसलोकेट हो जाती है, तो कौन सी हड्डी होती है वो, तो भाई वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, उसको बोलते हैं फ्यूमर, जंघा की हड्डी होती है। तो इसका आंसर है A, फ्यूमर। ठीक है, A पे लगाइए निशान, फ्यूमर। ओके, प्रश्न नंबर है 4, शब्द मेसो में मेसोमॉर्फ से संबंधित है। तो देखिए मेसो ही का मतलब ही मस्कुलर होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C यानी मस्कुलर यानी पेशी। ओके, अब है प्रश्न नंबर 5, अवज्ञा का एक पैटर्न पीड़ित बच्चों में देखा जा सकता है। तो देखिए अवज्ञा का जो पैटर्न है वो किन बच्चों में देखा जा सकता है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं ODD, ADHD, OCD और SPD। तो देखिए ऊपर का जो ऑप्शन है ODD यानी अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, यानी इसी में आपका आंसर छुपा है। अपोजिशनल किसी चीज़ को विरोध करेगा, डेफिएंट का मतलब है आज्ञा को ना मानना। तो ठीक है, तो यही ये पूछ रहा है कि भाई पीड़ित बच्चों में देखा जा सकता अवज्ञा, अवज्ञा का बोलते हैं आज्ञा का पालन ना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा A। अब देखिए छठा प्रश्न है,
अलविदा क्या है? तो ये जो इसको इंग्लिश में बाई बोलते हैं। अलविदा होता है कि गेम में शुरुआती दौर में किसी टीम को नहीं खेलने के लिए दिया गया एक फ़ायदा है, तो सीधे उसको क्या करते हैं, सेकंड राउंड में उसको चांस दे देते हैं। पहले जो है पहले गेम में ना खिला के सीधे दूसरी जो है गेम में खिला देते हैं, तो वो उसको फ़ायदा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, सी पे लगा लेना आप। ओके, अव्यवस्था से संबंधित है। देखिए डिसलोकेशन क्या होता है? डिसलोकेशन क्या होता है? जो जॉइंट इंजरी होती है। ठीक है, जॉइंट इंजरी किसको बोलते हैं? जहाँ पर आपके टिश्यूज और बोन्स दोनों जॉइंट रहती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं जॉइंट इंजरी। तो ये होता है जॉइंट इंजरी, यानी संयुक्त चोट में आपका डिसलोकेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब या में क्या है? फ्रैक्चर जहां हड्डी का एक हिस्सा दूसरी हड्डी में प्रवेश करता है। तो देखिए उस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको आप बोलते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, यानी प्रभावित फ्रैक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है 8। स्थिर स्थिति में अधिकतम गति प्राप्त करने की क्षमता को, स्थिर स्थिति से यानी रुकी हुई स्थिति से अधिकतम स्पीड यानी अधिकतम गति प्राप्त करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो भाई सीधा है त्वरण की क्षमता बोलते हैं। क्या है? त्वरण की क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, त्वरण की क्षमता। ओके, अब देखिए प्रश्न है 9। VO2 मैक्स फार्मूले में मेल के लिए क्या मूल्य रखा गया है? तो जब आप कोई एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते हैं तो उसमें जो आप कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम इनटेक करते हैं और कितना यूटिलाइज करते हैं, तो वो एक VO2 फार्मूले से उसमें जो है ना मैन के लिए हम रखते हैं 1 और वुमेन के लिए रखते हैं 0। यानी मेल के लिए 1 और वुमेन के लिए यानी औरत के लिए, स्त्री के लिए 0 और व्यक्ति के लिए 1। तो इसका आंसर हो जाएगा A1। ठीक है, प्रश्न है 10। मोटापे के संभावित कारणों में से एक हो सकता है। देखिए मोटापा किस किस चीज़ से हो सकता है? नंबर 1 जन ए में दिया है वंशगति, अत्यधिक भोजन करना, तेजी से चयापचय, और डी में है ए और बी दोनों। तो देखिए वंशगति से भी मोटापा आता है। अगर किसी के फादर को मोटापा है तो नेचुरली उसके जीन्स उसकी जनरेशन में संतान में जाएंगे तो उसको भी मोटापा होने के चांस होंगे। तो ये भी हो सकता है। दूसरा है अत्यधिक भोजन करना। अगर एक्सेसिव डाइट ले लें आप तो आप मोटे हो जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। तेजी से चयापचय ये नहीं हो सकता। अगर किसी का खाना जल्दी से पच जाएगा तो वो मोटापा होगा ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है यानी प्रश्न है 11। नीचे दिए गए दो बयानों में एक है दावा और दूसरा है कारण। ठीक है, तो देखिए दावा क्या है कि योजना खेल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो बिल्कुल सही है भाई, खेल के अंदर प्लानिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है। ठीक है, अब उसका रीजन बता रहा है। योजना भविष्य की कार्रवाई का एक दृश्य देता है। ये भी बिल्कुल सही है। योजना से फ्यूचर में हमने क्या करना है भविष्य में उसका एक आपको रोड मैप तैयार कर के देता है। ठीक है, अब देखिए नीचे जो दिए हुए हैं ऑप्शन ए बी सी डी, इनमें से हमको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए है दोनों ए और आर सही सच है। तो भाई सही है, ए भी सच है और आर भी सच है। यानी जो योजना खेल में महत्वपूर्ण कार्य ये भी सच है और योजना भविष्य की कार्रवाई का एक दृश्य देता ये भी सच है और आर ए का सही विवरण है। हाँ बिल्कुल सही है। जो ये जो रीजन है कि योजना भविष्य की कार्रवाई का एक दृश्य देता है, ये ए का सही क्या है विवरण है।
तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, अब प्रश्न है 12। इसमें दो सूची दी गई हैं, एक सूची में एक विटामिन है और दूसरी सूची में आपके उनसे होने वाले क्या हैं, रोग हैं। ठीक है, डिसीज है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है। तो देखिए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको बोलते हैं रात में अंधापन। ठीक है, तो फर्स्ट का 4 हो गया। अब विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। मनुष्य को जो ना, व्यक्ति को क्या है, बार बार पेशाब आएगा। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग होता है। मतलब स्कर्वी त्वचा पर जो है वे पड़ने लगते हैं, त्वचा शुष्क हो जाती है। और दूसरा ये पायरिया भी हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट, विटामिन सी यानी पायरिया। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, देखिए विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो बच्चों में क्या है कि रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है, जिससे पैर जो ना बाहर की तरफ को मुड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का सेकंड। अब देखिए यहाँ कोड दिया है, उस कोड को हमने मिलाना। तो देखिए फर्स्ट का क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए क्या है का हो जाएगा 4। तो 1 का 4 किस में आया, सी में, सी वाली रो में। और 2 क्या है, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या है, बेरी बेरी, यानी 2 का 3, ये भी सी में आया। और 3 का 1, 3 का 1 ये भी आपका देखिए 3 का 1 ये 3 है और इसका 1 ये है, तो ये भी किस में आया, सी में। तो ठीक है, इस तरह से फोर्थ का क्या है, फोर्थ का है 1, फोर्थ का 1, तो ये भी फोर्थ का क्या है, विटामिन डी, सॉरी फोर्थ है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या है, रिकेट्स, ये फोर्थ का 2, तो ये फोर्थ का 2 ये आ गया। ठीक है, तो ये भी किस में है, सी में। तो इस तरह से ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ गए, सी में आ गए। ठीक है, तो ये जो है सी है इसका आंसर। ठीक है, तो अब है प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है, ये प्रश्न नंबर 13 है, आपको कुछ वो दिए हैं आसन, तो इनको आसनों के नाम बताने। तो देखिए ए में जो है ये है भुजंग आसन, और बी में है त्रिकोणासन, और सी में है पश्चिमोत्तासन, और डी में है अर्धमध्यशीयेंद्रासन। ठीक है, प्रश्न नंबर है 14। देखिए 14 में क्या है, ये मानव आंदोलन की पहचान करें और उनके नाम दें। तो इसमें हाथों का क्या है, देखिए हाथों का क्या है, एक्शन। इसमें हाथ अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो जब कोहनी के बीच का एंगल कम होता है, कोण कम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। और जब एंगल बढ़ता है तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो देखिए पहले ए में एंगल कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हाथ को कहाँ ला रहा है, शोल्डर के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया फ्लेक्शन। और बी में हाथ को कहाँ ले जा रहा है, सीधा स्ट्रेट, तो ये हो गया आपका एक्सटेंशन। और सी में देखो हाथों को पैरेलल ला रहा शोल्डर के। ठीक है, तो ये हो गया एबडक्शन। और डी में हाथों को कहाँ ला रहा है, पैरों से जो है कुल्लों से मिला रहा है, नीचे की तरफ ला रहा है, तो इसको हो जाए एडक्शन। ठीक, अब देखिए प्रश्न है 15। गोल कंधों के इलाज के लिए एक मुक्त हाथ 4 अभ्यास कार्यक्रम डिजाइन करना। ठीक है, तो देखिए आप इसके लिए आप ताड़ासन, भुजंगासन, हलासन, धनुरासन और अर्धमध्यशीयेंद्रासन आप बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, प्रश्न है 15। उनके लक्षणों के आधार पर ओडीडी और एसपीडी के बीच अंतर करें, किन्हीं भी 2 अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ओडीडी क्या होता है, ओडीडी होता है अबोर्शनल डेफिएंट डिसऑर्डर, यानी
ओपोजिशन का मतलब है विरोध करना, डेफिएंट का मतलब आज्ञा को ना मानना, और डिसऑर्डर का मतलब विकार। ठीक है, तो इस बीमारी से जो ग्रसित होगा, जिसको ये विकार होगा, वो क्या करेगा? आदेश का पालन नहीं करेगा। पहला नंबर, ओडीडी के अंदर आदेश, दिए गए आदेश को वो नहीं मानेगा, झगड़ा करेगा। उसका स्वभाव कैसा होगा? झगड़ालू होगा। और अपनी गलती, जिससे झगड़ा करेगा, अपनी गलती का दोष भी उसी पर क्या कर देगा? वो मर देगा। ठीक है, और आपको बिल्कुल सहयोग नहीं करेगा। तो ये तो ओडीडी का हो गया। दूसरा है एसपीडी, यानी सेंसिंग प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। यानी सेंसिंग का मतलब सेंस वाली जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, देखिए नाक, कान, ठीक है, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, तो ये सेंस, आँख हो गई, तो ये सेंस नहीं कर पाएगा। सुनना, वो सुनेगा नहीं। टेस्ट उसको नहीं, टेस्ट उसका सब चेंज होगा। किसी चीज़ को टच करेगा वो, तो वो उसको जो है या तो बहुत हार्ड लगेगी या बहुत ही सेंसिटिव लगेगी। ठीक है, और पागल की तरह व्यवहार करेगा, बालों को कटवाएगा नहीं, नाखून नहीं कटवाएगा, और उसके जो है ना बाल खड़े रखेगा, कंघी नहीं करेगा। प्रकाश, लाइट से बहुत उसको जो है प्रॉब्लम होगी, लाइट को जो है बंद कर देगा, और चीज़ों पे पैर रख के चलेगा। ठीक है, और ये सब उसका जो है लक्षण होंगे। अब दूसरा बात करते हैं एडीएचडी और एएसडी। देखिए एडीएचडी का मतलब है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी का मतलब हुआ। तो इसी में आंसर छिपा। देखिए अटेंशन, यानी अटेंशन नहीं होगा उसको, मतलब ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता वो। हाइपर एक्टिविटी करेगा, मतलब अति क्रियाशील होगा। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट मतलब अटेंशन की कमी होगी। तो आंसर मिल गया इसको। आप इस वर्ड में ही दो आंसर आपको मिल गए। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसका मन बहुत ही चंचल होगा वो। ठीक है, किसी काम पर ध्यान नहीं देगा, गलती करेगा, जो भी काम को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, और दूसरों के बीच में क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा, और एक स्थान पर ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, और अपने टर्न की भी वो इंतजार नहीं करेगा, मतलब बहुत ही चंचल। दूसरा है एएसडी। एएसडी होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी उसमें क्या होता है कि जो आपका एक्ट और इंटरेक्ट, यानी एक्शन और रिएक्शन, किसी के साथ वो वार्तालाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उच्चारण सही नहीं होता है। वो उसका जो डिले स्पीच होगा, ठीक है, उच्चारण भी सही नहीं होगा, तो इसलिए वो समाज से दूर रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो जो किसी काम को करेगा वो सीमित वर्क होगा, और उसको रिपीट कर देगा, बार बार उसी को रिपीट करेगा, दूसरों पर ध्यान नहीं देगा। तो ये हो गया एएसडी में। अब प्रश्न करते हैं 17 की बात। तो 17 में क्या है? एक स्कूल के स्वास्थ्य की जांच के लिए बीएमआई डाटा दिया हुआ आपको। ठीक है, अब देखिए बीएमआई डाटा में आपको ये दिया है। पहला बीएमआई डाटा है, देखिए ये जो आपका सर्किल है, इसका जो मैक्सिमम अधिकतम पार्ट किस में दिया हुआ है? 18.5 से लेकर 24.9 में ये दिया हुआ है, जो ये बॉक्स है। ठीक है, ये जिसमें डॉट डॉट है वाइट से, तो ये है। दूसरा एक लेस देन 18.5 का है, और तीसरा जो है ब्लैक वाला, ये है 25 से लेकर 29.9, और तीसरा है 30 से लेकर 34.9। ठीक है, ये बीएमआई डाटा दिए हुए। तो इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, प्रमुख छात्र आबादी किस श्रेणी में आती है? देखिए किस श्रेणी में ज़्यादा आती है, तो इस जो सर्किल का मैक्सिमम पार्ट किससे भरा हुआ है? 18.5 से लेके 24.9। और ये कौन सा, ये रेंज किसकी होती है? ये रेंज होती है सामान्य वजन वालों की। ठीक है, ये किसकी होती है? सामान्य वजन वालों की। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, अच्छा, अभी बी में क्या है? स्कूल की संख्या को कम करने के लिए एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम विकसित करने के लिए। तो किसकी संख्या को कम कर रहे हैं? मोटापे की। तो मोटापा इसमें क्या है? तो देखिए मोटापा है 30 से लेकर 34.9 का, जो ये बॉक्स है ना, वर्टिकल बार है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है डी।
राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये डी। अब देखिए सी में क्या है, कौन सी श्रेणी कम वजन से संबंधित है। तो कम वजन किसका है, 18.5 वालों का। तो ये क्या है, ये है आपके हॉरिजेंटल बार वाला बॉक्स, तो ये हो जाएगा बी। ओके, चलिए अब प्रश्न है 18। रमन 12वीं कक्षा का छात्र है और मोटापे से पीड़ित है। हाल ही में स्कूल में एक चिकित्सा जांच के दौरान उन्हें योगासन जैसे कि इस पाठ्यक्रम में दिया गया का अभ्यास करो और इसके इलाज के लिए खेल गतिविधियों में भाग लेने की सलाह दी गई है। इस मामले के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो स्कूल में योग प्रशिक्षण ने रमन को देखो मोटापे को कम करने के लिए ये योगासन दिए, तो कौन सा इसमें योगासन रमन को करना चाहिए। ठीक है, तो ये योगासन है आपका वज्रासन। ठीक है, सी वज्रासन। अच्छा, एक मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति के लिए बीएमआई सूचकांक क्या है। तो देखिए जो मोटापे से ग्रस्त है उसका क्या सूचकांक है, 30 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रेटर देन 30। मोटापे के कारण रमन भी दस्तक घुटनों से पीड़ित है, जिसके लिए वह देखिए दस्तक घुटनों से यानी उसके घुटने जो आपस में क्या होते हैं, भिड़ते हैं, तो उसको क्या है पैर के बाहरी किनारों पर चलना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट। अब देखिए प्रश्न है 19। अपने स्रोतों और लाभों के आधार पर किसी भी 3 सूक्ष्म खनिजों के नाम, ठीक है, की तुलना करें। तो देखिए सूक्ष्म खनिज वे होते हैं जिनकी शरीर को ना बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है। तो हम 3 खनिज ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं हम लोहा, ठीक है, आयरन जिसको बोलते हैं। लोहा जो है रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर ही क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हमारी शरीर के अंदर विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक, तो ये तो हो गया इसका कार्य। अब देखें इसका स्रोत क्या है। तो देखिए जो भी दालें होती हैं, ठीक है, मीट हो गया, ड्राई फ्रूट हो गए, होल ग्रेन्स जो पूरे अनाज होते हैं कंप्लीट, और लीवर और जो है पालक वगैरह में ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा खनिज ले लेते हैं। दूसरा खनिज लेते हैं कॉपर, तांबा। तो देखिए तांबा क्या करता है, जो हमारे अंदर जो आयरन होता है उसका जो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करके उसको मेटाबॉलिज्म नहीं टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, तो ये काम हुआ। अब ये मिलेगा किस में, तो इसके जो स्रोत हैं वो हैं नट्स, सीड्स। नट्स होते हैं जैसे बादाम, मूंगफली, सीड्स जो बीज होंगे, और मछली, और पोटैटोस, और ड्राई फ्रूट्स, आलू। ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, किशमिश, बादाम, ये सब ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। अब तीसरा ले लेते हैं, एक और जिंक ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जिंक के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है जिंक। ठीक है, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो जिंक के कैप्सूल खाते हैं ना, जिंक टैबलेट। ठीक है, और घाव के ठीक होने में भी ये जिंक का जो है ना बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और जिंक किस में मिलता है, इसके स्रोत हैं आपको मिल जाएंगे, मछली हो गया, नट हो गया, सीड्स हो गए, नट में वही मूंगफली, बादाम, और बीज हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, मीट हो गया, इसमें जिंक आपको मिल जाएगा। अच्छा, अभी ये आपने स्रोतों के आधार पर किसी 3 वसा घुलनशील विटामिन की तुलना करें। तो देखिए 3 विटामिन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो वसा में ही घुलती हैं, तो उनको हम ले लेते हैं। पहली विटामिन हम ले लेते हैं ए। ठीक है, विटामिन ए क्या है, ये वसा में घुलनशील यौगिकों का एक समूह है। ठीक है, इसको रेटिनाइड्स भी बोलते हैं। अब देखिए इसका कार्य क्या है, जो इसका मेन कार्य है वो है नेत्र दृष्टि को बनाए रखना। ठीक है, जो आँख के अंदर जो रेटिना होता है उसके अंदर जो सेंसिंग सेल होती हैं, संवेदन कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को ये मेंटेन करता है, विटामिन ए। ठीक है, रेटिना क्या होता है, हमारी आँख का पर्दा होता है जहाँ पर हम किसी चीज़ का जो है, जो हम चीज़ देखते हैं वो हम फिगर वहाँ पर बनता है।
तीसरा इसका काम होता है शरीर की वृद्धि, विकास और प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी कमी से क्या होगा, रात में अंधापन, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, त्वचा की जो है समस्या पैदा हो जाती है और इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। देखिए मुख्य स्रोत क्या है इसके विटामिन ए के, गाजर, गाजर सबसे मुख्य स्रोत है, गाजर सब्जियों में, ब्रोकली, ठीक है, और मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स और यकृत और फिश आदि में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरा लेते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, सूर्य से मिलने वाला विटामिन, ठीक है। हमारी जो त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, अगर हम धूप में बैठेंगे तो वो क्या है, विटामिन डी का निर्माण कर लेती हैं। इसको कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन है हड्डियों को स्वस्थ रखना। रक्त के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस होता है उसकी मात्रा को नियमित करना इस विटामिन डी का काम है, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस ही हमारी हड्डी के लिए जिम्मेदार होते हैं स्ट्रांग रखने के लिए हड्डी को, ठीक है। कैल्शियम फास्फोरस से ही हमारी हड्डियाँ बनती हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होगा, कमी होगी विटामिन डी की, तो बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। रिकेट्स से हो जाते हैं जो पैर ना बाहर की तरफ को मुड़ जाते हैं, और जो युवक होता है उसमें ऑस्टियोमेलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोमेलेशिया क्या होता है कि आपकी जो हड्डी होती है ना वो क्रैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। और इसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, एग, फिश, मशरूम के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो अगर सब्जी आपने खानी है विटामिन डी के लिए तो मशरूम खाइए, और सनलाइट से तो मिलती है। अब तीसरी विटामिन ले लेते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई को टोकोफेरोल भी बोलते हैं, और इसको कहीं कहीं ना सेक्स विटामिन भी बोलते हैं। रक्त को ये पतला करता है विटामिन ई, ठीक है, और जो रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लड को जमने से क्या है, रोकता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हम खाना खाते हैं और जो खाना हमारा एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस समय क्या है, फ्री रेडिकल्स जनरेट हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं जिनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरे मॉलिक्यूल से इजीली क्या कर लेते हैं, रासायनिक क्रिया कर लेते हैं, जिससे एक बहुत लंबी चैन क्रिएट हो जाती है जो बीमारी पैदा कर देती है हमारे शरीर में। इसलिए क्या है, ये उसको बचाता है, फ्री रेडिकल्स को क्रिएट होने से एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है विटामिन ई। और जो हमारे जेनिटल पार्ट्स होते हैं उसकी तरफ को ये ब्लड के फ्लो को क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्स विटामिन, ठीक है। अब देखिए ये मिलता किस में है, ये सीड्स हो गए, ठीक है, नट्स हो गए, और मेनली आप जो गेहूं होता है ना, जर्मिनेटेड गेहूं, उसके जो आयल्स में सबसे ज़्यादा होता है, और सोयाबीन के तेल में, सोया प्रोडक्ट्स जो भी खाएं आपको भरपूर मात्रा में विटामिन ई मिलेगा। ओके, अब देखिए प्रश्न नंबर है 20। ओके, प्रश्न नंबर है 20। बीस में क्या है, उपभागों को सूचीबद्ध करते समय आम खेल पार्टी के लिए एक प्रभात चार्ट बनाएं, ठीक है। तो देखिए कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी इसको बोलेंगे, फ्लो चार्ट हम इसका बना देंगे। तो ये 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 सॉफ्ट टिश्यू इंजरी यानी कोमल ऊतक की चोट, दूसरा बोन इंजरी यानी हड्डी की चोट, और तीसरा है संयुक्त चोट यानी ज्वाइंट इंजरी। तो देखिए जो कोमल ऊतक की चोट उसमें क्या आ जाएंगे आपके, नील, तनाव, मोच, घर्षण, चीरा, ये सब किस में आ जाएंगे, कोमल ऊतक की चोट में। हड्डी की चोट में क्या आ जाएंगे, हड्डी की चोट में आ जाएगा आपका हरी छड़ी, आड़ा, परोक्ष, भेजी, प्रवाहित पचकड्डी, अस्थिभंग, बहुखंड अस्थिभंग, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और जो तीसरा इसका जो है ज्वाइंट इंजरी, संयुक्त चोट में आ जाएंगे कंधों की चोट, ठीक है, लिगामेंट, फिंगर की चोट, घुटनों की चोट, ये सारे सारे उसमें आ जाएंगे कॉमन जो ज्वाइंट इंजरी में, ठीक है। तो बाकी का जो पार्ट है मैं आप दूसरे उसमें, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो दूसरे पार्ट में मैं बनाऊंगा। थैंक यू।